गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा संविधान सभा जो बनाई गई थी, भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका गठन कैसे हुआ। As a consequences of the partition under the plan of 3rd June 1947, those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to a member of Constituent Assembly. Constituent Assembly के लिए जो इलेक्शन हुए थे वो 1946 में ही हो चुके थे, पर 1946 के बाद 1946 में 389 मेंबर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हुए थे, जिसमें प्रिंसेस स्टेट्स के भी मेंबर थे और प्रोविंसेस के भी मेंबर थे। तो जब 3rd जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आया और इंडिया का डिवीजन होना निश्चित हो गया, तो इस प्लान के बाद वो मेंबर जो पाकिस्तान की टेरिटरीज की तरफ से आए थे उन्हें संविधान सभा से हटा दिया गया और मेंबर रह गए 299। कितने मेंबर रह गए? 299। स्टार्टिंग में 389 मेंबर थे, पर 3rd जून 1947 के माउंटबेटन प्लान के बाद वो मेंबर जो पाकिस्तान के एरिया की तरफ से आए थे, यानी कि जो एरिया पाकिस्तान की तरफ जाने वाला है, उधर से जो मेंबर आए थे उन्हें हटा दिया गया। अब मेंबर रह गए थे 299। The members in the assembly were reduced to 299, of which 284 were actually present on 26 November 1949. 3rd जून 1947 के माउंटबेटन प्लान के बाद इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर रह गए थे 299 रह गए थे, और जिनमें से 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया, उस दिन 284 मेंबर्स ने इसमें सिग्नेचर करे थे। इतने मेंबर प्रेजेंट थे और इन्होंने सिग्नेचर किए। द नंबर्स इन द असेंबली वर रिड्यूस्ड टू 299, ऑफ विच 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 26 नवंबर 1949 and appended their signature to the constitution as finally passed. The constitution was thus framed against the backdrop of the horrendous violence that the partition unleashed on the subcontinent. अब जिस समय भारत का संविधान बन रहा था, संविधान सभा में जिस समय भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा के बाद पूरे भारत में कम्युनल वायलेंस चल रहा था। बट इट इज अ ट्रिब्यूट टू द fortitude of the framer that they were not only able to draft a constitution under immense pressure. जिस समय भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा के बाहर पूरे भारत में भयंकर कम्युनल वायलेंस चल रहा था, ऐसे माहौल में भी शांति के साथ बैठकर एक बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया हमारे संविधान निर्माताओं ने, जो कि वाकई में बहुत ही तारीफ का काम था। मतलब बहुत ही ग्रेट जॉब इतने प्रेशर में। बट ऑल्सो लर्न द राइट लेसन्स फ्रॉम द unimaginable violence that accompanied partition. The constitution was committed to a new conception of citizenships where not only would minorities be secure, but religious identity would have no bearing on citizenship right. अब जो भारत का संविधान निर्माण हुआ था, उसमें जो हमारे नए सिटीजन्स होंगे, एक तो माइनॉरिटीज़ पर को सिक्योरिटी दी जाएगी, मेजोरिटियन रूल कंट्री में नहीं होगा। दूसरा, इंडिया का सिटीज़न कौन होगा वो रिलीजियस बेसिस पे नहीं लिया जाएगा। इंडिया के सिटीजनशिप्स का अधिकार रिलीजियस बेस पे नहीं रहेगा। यानी कि पार्टीशन के बाद भी भारत छोड़ के सभी नागरिक पाकिस्तान नहीं गए थे। उसके अलावा भी हम जानते हैं मुस्लिम, सिख्स, बौद्ध, ईसाई, पारसी, बहुत से रिलीजियस कम्युनिटीज़ अभी भी भारत में थी। बाकी तो सारी कम्युनिटी भारत में ही थी।
तो रिलीजियस आइडेंटिटी को सिटीजनशिप्स का बेस नहीं बनाया गया, यानी कि भारत के नागरिक रिलीजन के बेस पे नहीं माने जाएंगे, धर्म के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। But this account of the composition of the Constitution Assembly that drafted the Constitution touches upon only the surface of how our Constitution was made. Although the members of the Assembly were not elected by universal suffrage, there was a serious attempt to make the Assembly a representation body. Members of all religions were given representation under the scheme described above. In addition, the Assembly had 26 members from what were then known as the scheduled classes. In terms of political parties, the Congress dominated the Assembly, occupying as many as 82% of the seats in Assembly after the partition. The Congress itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shades of opinion within it. अब जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर थे वो उन मेंबरों का चुनाव यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के हिसाब से नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था ये हमें देखो ऊपर के टॉपिक में मिलेगा। इस टॉपिक में देखिए पहले, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड, है ना। Let us find out how the Indian Constitution was made. Formally, the Constitution was made by the Constituent Assembly, which had been elected for undivided India. On divided India, इंडिया के लिए Constituent Assembly बनाई गई, on divided India के लिए, यानी कि अविभाजित भारत के लिए। It had its first meeting on 9 December 1946. 9 December 1946 को Constituent Assembly की पहली मीटिंग होती है और इस मीटिंग में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस मीटिंग का चेयरपर्सन बनाया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग दोबारा होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरपर्सन बना दिया जाता है। Its members were elected by indirect elections by the member of the Provisional Legislative Assembly that had been established in 1935. अब ये जो इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, इसमें जो मेंबर थे इनका इलेक्शन हुआ था। तो इलेक्शन में आम जनता ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। फिर इनका इलेक्शन कैसे किया गया था? इलेक्शन किया गया था प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा, और ये असेंबली स्टैब्लिश हुई थी 1935 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए जो मेंबर्स आए थे उन मेंबरों का इलेक्शन आम जनता ने नहीं किया था। इन मेंबर्स का इलेक्शन किया था वहाँ के जो प्रोविंसेस थे वहाँ की असेंबलीज के मेंबरों ने इलेक्ट करके भेजा था। Its members were elected by indirect election by the members of the provisional legislative assemblies that had been established in 1935. The Constituent Assemblies was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by the Committee of the British Cabinet, known as the Cabinet Mission Plan. अब बच्चे, हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा था क्रिप्स मिशन जो कि फेल हो गया था, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो प्रपोजल था ये दिया था कैबिनेट मिशन प्लान में। कैबिनेट मिशन प्लान, इस प्लान में क्या था? इस प्लान में ये था कि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए। इंडिया की पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए। एक है मुस्लिम ग्रुप, दूसरा सिख ग्रुप, और बाकी जो बचे हुए सारे जनरल के अंदर आएंगे। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, मुस्लिम ग्रुप, सिख का ग्रुप और जनरल ग्रुप। मुस्लिम में इंडिया के सारे मुस्लिम आ जाएंगे, सिख्स में इंडिया के सारे सिख्स आ जाएंगे, और बाकी जो बचे हुए सारे हिंदू, जैन, पारसीज, क्रिश्चियन सब जनरल के अंदर आएंगे। और मेंबरों का इलेक्शन कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? 10 लाख पीपल, 10 लाख जो हमारे सिटीजन हैं उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, 1/10 लाख। तो 10 लाख जो है ना, 10 लाख जो हमारी जनता है उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, 1 रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ये रेशियो रखा गया,
यानी कि 10 लाख जो जनता है उसके पीछे वन रिप्रेजेंटेटिव आएगा। इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाएंगे। Each provinces and each princess states or group of states were allotted seat proportional to the representative population, roughly in the ratio of 1:10 lakh. As a result, the provinces that were under direct British rule were elected 292 members. अब ये जो रेशियो दिया गया था 1/10 लाख, इसके अकॉर्डिंग 292 मेंबर तो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए, वो इलाके जो डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर थे, और 93 मेंबर्स आए प्रिंसी स्टेट से, वो इलाके जहाँ पे प्रिंस यानी कि राजा का शासन था, और ये प्रिंस जो राजा थे, किंग थे, ये ब्रिटिश रूल के अंडर काम करते थे। The seats of each provinces were distributed among the 3 main communities, Muslims, Sikhs and Jandras, in proportion of their respective population. Members of each community in the Provisional Legislative Assembly elected their own representative by the method of proportional representation with single transfer vote. अब जो मेंबर यहाँ से आए थे, members of each community in the Provincial Legislative Assembly elected their own representative by the method of proportional representation with single transfer vote. अब जो लोग प्रोविंसेस से आए थे, इनका इलेक्शन, जो मेंबर प्रोविंसेस से आए थे उनका इलेक्शन वहाँ की असेंबली ने किया था, और वोट करने का जो तरीका है वो जिस तरह से भारत की राज्यसभा के मेंबरों की वोटिंग होती है या भारत के राष्ट्रपति की वोटिंग होती है, वो मेथड से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफर वोट। ये क्या है हम एक वीडियो में अलग से पढ़ेंगे, ये वोटिंग का अलग मेथड है। इस तरह से वोटिंग राज्यसभा के मेंबर्स की होती है, राष्ट्रपति की वोटिंग इसी तरह से होती है। The method of selection in the method of selection in the case of representatives of princely states was to be determined by the consultation. और जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे, प्रिंसली स्टेट्स में तो कोई असेंबली थी ही नहीं, तो अगर वहाँ पे असेंबली नहीं थी तो वहाँ से जो मेंबर आएंगे, क्या वो राजा अकेला ही भेजेगा, अपनी मर्जी से भेजेगा, या फिर कंसल्ट किया जाएगा? तो वहाँ के लिए बोलेगा जो इलाके प्रिंस के अंडर थे, राजा के अंडर थे, वहाँ कंसल्ट करके राजा अपना जो उनसे कंसल्ट करना है उनसे कंसल्ट करके, राजा के दरबार में जो मेंबर्स होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, उनके भी तो राजा के साथ काम करने वाले बहुत से उनका कैबिनेट होता है, तो उनसे कंसल्ट करके भेजेंगे। तो ये जो था, ये पूरा प्लान था कैबिनेट मिशन प्लान। तो इसके लिए कई बार क्वेश्चन मार्क आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर आए थे वो जनता द्वारा चुन के नहीं आए थे, वहाँ पर कोई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वाला सिस्टम था ही नहीं। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि वो हमारी आम जनता को रिप्रेजेंट कर रही है? तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि हाँ, यस। क्यों? क्योंकि हमारी असेंबली में जितने लोग आए थे वो सिख कम्युनिटी से भी आए थे, मुस्लिम कम्युनिटी से भी आए थे, और दूसरा अदर सेक्शन के अंदर सभी रिलीजन को रख दिया गया था, वहाँ से भी आए थे। दूसरा, उस टाइम असेंबली में जो हमारे मेंबर थे वो लोगों द्वारा ही चुने गए नेता थे और उन पे लोगों का भरोसा था। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जिनको लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे असेंबली में, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भेजा है, तो या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हाँ, जनता ने जो है जनता की पसंद थी। दूसरी बात, as the assembly had 26 member from where the non शेड्यूल कास्ट से इस असेंबली में 26 मेंबर, इस असेंबली में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 26 मेंबर शेड्यूल कास्ट के भी थे, यानी कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट को भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जगह दी गई। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो 82%, केवल 82 नहीं, 82% सीट्स असेंबली में जो थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, वही पार्टीशन के बाद। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली ऑक्यूपाइंग एज मैनी एज 82% ऑफ द सीट इन द असेंबली आफ्टर द पार्टीशन के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसमें 299 मेंबर थे, इस 299 मेंबर में 82% मेंबर जो थे
वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, जिसमें कितने मेंबर, 26 मेंबर शेड्यूल कास्ट के भी थे। तो कांग्रेस itself was a diverse party that is managed to accommodate almost all shades of opinion within it। उस समय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी और ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधारा के बड़े नेता शामिल थे। तो कांग्रेस का इतना बड़ा डोमिनेशन यही दिखाता है हमें कि कांग्रेस उस टाइम की एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी सेक्शन के हमारे राजनीतिक दल के नेता भी थे। उसमें किसान से लेकर मजदूर, उद्योगपति से लेकर मतलब सभी सेक्शन के, फार्मर्स, गांव, शहर, हर तबके के लोगों कांग्रेस के मेंबर थे और कांग्रेस पार्टी के ही 82% मेंबर्स हम भी थे। तो हम कह सकते हैं कि भले डायरेक्टली लोगों ने चुन के ना भेजा हो, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वही नेता थे। अगर चुनते भी तो लोग, हमारी जनता शायद इन्हीं को चुनती। द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिबरेशन। द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डज नॉट come only from the fact that it was broadly, though not perfectly, presentation. It comes from the procedures it adopts to frame the constitutions and the values its members brought to their deliberation. While in any assembly that claims to be representative, it is desirable that diverse sections of society participated. It is actually important that they participated not only as representatives of their own identity or a community. Each member deliberate upon the constitution with the interests of the whole nation in mind. There were often disagreements amongst members, but few of these disagreements could be traced to members protecting their own interests. There were legitimate differences of principle, and the differences were many. Should India adopt a centralized or decentralized system of government? What should be the relation between the states and center? What should be the power of judiciary? Should the constitution protect property rights? Almost every issue that lies at the foundation of a modern state was discussed with great sophistication. Only one provision of the Constitution was passed without virtually any debate: the introduction of universal suffrage, meaning that all citizens reaching a certain age would be entitled to be voters irrespective of religion, caste, education, gender, and income. So, while the members failed at all to discuss the issue of who should have the right to vote, every other matter was seriously discussed and debated. Nothing can be better testaments to the democratic committees of this assembly. The Constitution derives its authority from the fact that members of the Constituent Assembly engaged in what one might call public reasons. The member of the assembly placed a great emphasis on discussions and reasoned argument. They did not simply advance their own interests but gave principled reasons to other members for their positions. The very act of giving reasons to other makers makes you move away from simply a narrow consideration to your own interests, because you have to give reasons to others to make them go along with your viewpoints. The voluminous debates in the Constituent Assembly, where each clause of the Constitution was subjected to the scrutiny and debate, it is a tribute to the public reasons at its best. This debate deserves to be memorized as one of the most significant chapters in the history of constitution making, equal in the importance of the French and American Revolution. तो बच्चे, इसमें क्या कहा गया है, इसे पढ़ते हैं।
जो टॉपिक है संविधान सभा के कामकाज की शैली कैसी थी, मतलब हमारा संविधान सभा में काम किस तरह से हुआ, जो मेंबर्स थे वो काम किस तरह से किया करते थे। तो संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं थी कि मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व करती थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्य भी संविधान सभा को लोकप्रिय बनाते हैं। जहाँ प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसके समाज के विभिन्न वर्ग सहभागी हो, वही ये भी महत्वपूर्ण है कि केवल अपनी पहचान या समुदाय का प्रतिनिधित्व न करे। कहने का मतलब ये है, जो लोग प्रिंसली स्टेट से आए थे वो अलग एरिया से आए थे, जो प्रोविंसेस से आए थे वो अलग एरिया से आए थे। उसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम, सिख और जनरल ग्रुप से भी लोग आए थे, और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को भी रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे। यानी कि जो अपने एरिया से आए, अपने कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका काम केवल यही नहीं था कि अपने ऐसा वहाँ पर काम करना या ऐसे मुद्दे उठाना जो अपने ही ग्रुप्स के लोगों की भलाई के लिए काम करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भले किसी ग्रुप से चुन के आए हों, उन्होंने वहाँ बैठ के जो डिबेट्स करी, जो निर्णय लिए, वो पूरे भारत की जनता को ध्यान में रख के ही लिए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, इतने सारे मेंबर काम कर रहे हैं तो उनके विषय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों का अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई भेदभाव हुआ हो। सदस्यों के बीच में मतभेद थे, एक ही मुद्दा था जिसमें कोई मतभेद नहीं हुआ, वो है सबको वोट देने का अधिकार दिया जाना। बाकी हर मुद्दे पर बहुत डिबेट हुई है और डिबेट में सबने अपना अपना पक्ष रखा है, पर इस तरह का पक्ष नहीं रखा कि अपने जिस समुदाय से आए हैं केवल उसका हित ही उसमें हो। ये मतभेद वास्तव में वैध सैद्धांतिक आधार पर थे। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। भारत की शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, भारत में केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, न्यायपालिका के क्या काम होने चाहिए, संपत्ति के अधिकार कितना देना चाहिए, संपत्ति का अधिकार देना भी है नहीं देना है, इन सभी मुद्दों पर बहुत ही गहन वाद विवाद हुआ, डिबेट्स हुआ। केवल एक मुद्दा कि भारत में धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, आय के आधार पर वोटिंग राइट्स में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहते हैं। नागरिकों को शुरुआत में जब संविधान बना था तो 21 वर्ष आयु पूरी हो जाने वाले भारतीयों को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। आज वो उम्र घटा के 18 वर्ष कर दी गई है। इस एक टॉपिक को छोड़कर बाकी हर टॉपिक पर बहुत अधिक विचार विमर्श हुआ, और ये विचार विमर्श इसलिए किया गया ताकि कोई ऐसा निर्णय ना लिया जाए जिससे किसी एक सेक्शन को नुकसान उठाना पड़े। इस सभा की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति निष्ठा का सबसे बढ़िया व्यावहारिक रूप कुछ और नहीं हो सकता। संविधान सभा की असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वो सार्वजनिक हित का काम कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा और तर्कपूर्ण बहसों पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिर्फ अपने हितों की बात नहीं की, बल्कि अपनी सोच और फैसले के पक्ष में अन्य सदस्यों को सैद्धांतिक कारण भी दिए। अपनी सोच के पक्ष में दूसरों के तर्कपूर्ण संवाद, स्वार्थ और संकीर्णता से ऊपर उठकर काम किया। संविधान सभा में हुई चर्चा कई मोटे खंडों में प्रकाशित हुई। जो वाद विवाद डिबेट संविधान सभा में होते थे उसको प्रकाशित किया जाता था, और हर अनुच्छेद को लेकर बहुत बारीकी से बातचीत हुई। हर आर्टिकल्स को लेकर बहुत बारीकी संविधान सभा में बातचीत हुई, और जो भी बातचीत संविधान सभा में होती थी उसको प्रकाशित किया जाता था ताकि आम जनता पढ़ सके कि संविधान सभा के अंदर क्या बात हो रही है, कौन सा मुद्दा चल रहा है। वो सार्वजनिक विवेक की भावना को सबसे प्रामाणिक ढंग से सामने लाती थी। ये बहस ही फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। तो हमने देखा कि हमारे संविधान निर्माण के लिए जो मेंबर्स आए थे वो भले आम जनता के लिए से चुन के नहीं आए थे, पर उन्होंने काम पूरी जनता की भलाई के लिए किया, भले वो किसी सेक्शन से चुन के आए हों। हर मुद्दे पर इस तरह से डिबेट हुई कि किसी भी सेक्शन को नुकसान ना उठाना पड़े। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही।